दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी निमी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन, बीच में रोक दिया था, अब फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों आज की इस असाइनमेंट सॉल्यूशन में हमारा पार्ट 4 है। इसमें इन्वर्टर और यूपीएस के क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे और पहले से भी हमने इस पर वीडियो दिए हुए हैं, ज़रूर देखना। ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। उम्मीद रहेगी कि आपको नया कुछ सीखने को इसमें ज़रूर मिलेगा। तो इन्वर्टर यूपीएस से संबंधित काफ़ी आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। आइए ज़रा एक एक कर सवाल करते हैं। देखिए आज से सवाल नंबर 1 पूछा गया है कि आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सप्लाई में 240 वोल्टेज का मान है, मिनिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज का मान कितना है। देखो सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज में है तो 5% का वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी प्लस माइनस 5% वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं। इस 240 वोल्ट का हमें 5% निकालना है, 12 वोल्ट आएगा। 240 में से 12 माइनस कर दीजिए, 228 वोल्ट एक्सेप्टेबल वोल्टेज है। अगर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पूछा होता तो 240 में 12 जोड़ देना था, यानी 252 वोल्ट मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वोल्टेज हो जाती। अगला सवाल, कौन सा शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम आवेश द्वारा मुक्त होता है। देखिए 1 कूलाम आवेश के द्वारा जो मुक्त होता है हम उसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, ZQ होता है। यानी कितना आवेश वहाँ पर आया और उसके लिए कितना आवेश लगा, इन दोनों को जब आप यानी द्रव्यमान कितना एकत्रित हुआ और कितना आवेश हमने लगाया, इन दोनों को जब आप रेशियो निकालते हैं तो ये निकल कर आता है Z। विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसकी यूनिट होती है ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है। हमारा सेकंड सवाल है कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। पहले भी ये सवाल हमने कई बार करवाया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन 143 आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन है जो फ्रीक्वेंसी को बदलता है। दोस्तों उत्तर रहेगा सी, साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित करने का काम इसी का है। रेक्टिफायर एसी को डीसी करता है, चॉपर सर्किट डीसी को डीसी में बदलता है, और डीसी को एसी करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं। देखिए चारों चीज़ें आपको नया सिखा रही है। PWM का पूरा नाम पूछा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, ये यूपीएस का, और इसका पूरा नाम होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यानी जो पल्स होती है उनकी विड्थ, उनको मॉड्यूलेट करने का काम करता है। विड्थ बोलें तो चौड़ाई। अगला सवाल, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा क्या है। आजकल सारे ऑनलाइन यूपीएस है। ऑनलाइन का मतलब है बैटरी और इन्वर्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जैसे ही सप्लाई जाती है तो वो ऑटोमेटिक क्या है, ऑन हो जाते हैं। पुराने टाइम में ऐसे इन्वर्टर सिस्टम होता था कि उनको मैनुअली ऑन करना होता था दोस्तों, तो डी ऑप्शन आएगा। हमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त है। अगला सवाल, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज उत्पादन करने के लिए एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के सर्किट का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सर्किट में जिनका उपयोग करते हैं उसको फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक सर्किट का उपयोग करते हैं जो लगातार हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देते रहते हैं। डी उत्तर अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक का उपयोग करते हैं। जिस फीडबैक का उपयोग करते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में, उसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर फीडबैक सिस्टम। क्योंकि हम वोल्टेज को ही डिवाइड करवाते हैं, उसी को तो हम एक तरह से इनपुट आउटपुट के रूप में कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अपने क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे सवाल पूछा है कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा उपकरण ऐसा है जो वोल्टेज को एक्चुएट करने का काम करता है। एक्चुएट करने का मतलब होता है वोल्टेज को कट ऑफ करना, वोल्टेज को एक्टिव करना। तो इसके लिए एक कंट्रोल यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ऑटोस्टेट। ठीक है, स्वतः अवस्था की पहचान करने वाला ऑटोस्टेट का मतलब होता है। आगे देखिए सवाल पूछा कि एक डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये तो इजी सा क्वेश्चन बीच में इन्होंने डाल दिया। और बैटरी में वोल्टेज और एम्पियर आवर की गणना करवा रहा है, जिसमें 4 सेल समांतर में जुड़े हुए हैं। तो देखो 1.5 वोल्ट प्रत्येक सेल की है, तो समांतर में वोल्टेज तो बदलती नहीं है, 1.5 वोल्ट ही रहेगा। और 1.5 वोल्ट का ऑप्शन ही एक ही है, तो डी उत्तर आ जाएगा। वैसे धारा क्षमता 8 एम्पियर आवर है और 4 जुड़े हुए हैं, तो धारा क्षमता कितनी हो जाएगी,
32 एम्पियर आवर, क्योंकि करंट कैपेसिटी बढ़ती है, हम सभी जानते हैं। उत्तर अपना हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि जो ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? टीवी सिस्टम में इसी का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे एयर कंडीशनर में भी उपयोग होता है, लेकिन इधर देखो इंग्लिश में पंप मोटर दे दिया इन्होंने, यानी इंग्लिश में अगर एसी दिया हुआ है तो वो भी सही है और टीवी रिसीवर भी सही है। 151 में आपके सी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन अगर पंप मोटर है तो फिर सही नहीं माना जाएगा, और हम जानते हैं इंग्लिश वाले को ही सही मानते हैं। सी ऑप्शन की तरफ चले जाना। इन्वर्टर क्या करता है? तो हम सब जानते हैं इन्वर्टर एसी को डीसी करने का काम करता है, ठीक है। और एसी टू डीसी कहाँ लिखा हुआ है भाई? डीसी को एसी करता है इन्वर्ट। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ये देखो ये रहा, कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी, है ना। ये तो सिंपल सा, ये सभी जानते हैं इन्वर्टर के बारे में। तो अगला सवाल है, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है ना। हमने आउटपुट में ट्रांसफार्मर इन्वर्टर में क्यों लगा रखा है? देखो इन्वर्टर में आउटपुट में एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका काम होता है जो उसको ट्रांसफार्मर को इनपुट मिलती है एसी, उसको स्टेप अप करना। क्योंकि इन्वर्टर ने डीसी को एसी कर दिया तो वो एसी जो है वो बहुत कम मान की होती है, उसको क्या करवाना है? स्टेप अप करवाना है। आगे सवाल पूछा कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है दोस्तों उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑटो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है, ये मैंने एक बार पहले भी कराया था, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसको। फेरो रेजोनेंट सिद्धांत पर ये आधारित होता है, नियत वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर। ये देखो हरियाणा लाइनमैन में आया हुआ भी है। हरियाणा लाइनमैन का 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, बाद में वो एक पारी का कैंसिल हो गया था, उसमें ये पूछा गया था। तो फेरो रेजोनेंट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन उस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पूरा प्रकार है उसको बोलते हैं टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में ऑप्शन में एक ही है वैसे तो फिर सी उत्तर ही होना था, लेकिन फिर भी कंप्लीट याद रखो तो टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगला सवाल है, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? देखो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए देखो मैनुअल स्विच लगा हुआ है ना, मैनुअली स्विच लगा हुआ है, इसलिए ये मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा। सी ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच करनी है, तो आजकल तो शॉर्ट सर्किट जांच के लिए मल्टीमीटर लेते हैं। वैसे तो देखो ओम मीटर भी है, ओम मीटर से रेजिस्टेंस मेजरमेंट लेकर शॉर्ट सर्किट जांच हो जाती है, लेकिन मल्टीमीटर सही रहेगा क्योंकि हम इसमें रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, कंटिन्यूटी भी टेस्ट करनी हो तो कर सकते हैं, इसलिए डी उत्तर के साथ जाना। ITI एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला सवाल, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण जो आपका स्टेज है वो कौन सी स्टेज इंपॉर्टेंट होती है? तो देखो इन्वर्टर कोई भी हो दोस्तों क्या करता है, उसमें ऑसिलेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, राइट। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और ट्रांसफार्मर होते हैं। डी उत्तर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं। आगे, स्क्वायर वेव इन्वर्टर का कहाँ उपयोग कर सकते हैं? तो GLS जनरल लाइटनिंग सिस्टम में इसका उपयोग हो सकता है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में और कहीं पर काम में नहीं ले सकते क्योंकि हमें साइन वेव चाहिए, वहाँ पर हमें मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी होगा। और एक UPS का बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं, बैकअप का समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो UPS का बैकअप जो होता है वो बैटरी की कैपेसिटी पर ही डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमें बैटरी की कैपेसिटी, एम्पेयर आवर कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, UPS का बैकअप टाइम भी अपने आप बढ़ जाएगा। सेकेंडरी सेलों में हम सल्फेशन दोष को कैसे रोक सकते हैं? सल्फेशन दोष अगर हो जाता है तो बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग अपनानी होती है भाई हमें, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग विधि बोलते हैं, इसका नाम है, ए ऑप्शन सही रहेगा। ये पहले किए हुए हैं, ईजी क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इनमें टाइम देने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगला सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, UPS में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में कंटिन्यू आउटपुट वोल्टेज देता रहेगा? यानी UPS में ऐसा कौन होता है जो जब सप्लाई चली जाती है तो फिर हमें सप्लाई करता है? तो बैटरी होती है, वो जो चार्ज बैटरी ने जिसने स्टोर कर लिया था, फिर हम उसी को तो यूज करते हैं वापस। अगला सवाल, सेल को लोड प्रदान करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा कि धारा गिर जाती है? जब इसने देखो प्राइमरी सेकेंडरी का तो दिया नहीं, इसने ये पूछा है कि भार पर किस प्रकार का दोष है। तो भार पर जिस प्रकार का दोष होता है उसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण दोष बोलते हैं। स्थानीय क्रिया जो होती है वो नो लोड पर होती है, ठीक है ना। बिना भार के जो होती है वो स्थानीय क्रिया, और भार पर जो होती है उसको ध्रुवण बोलते हैं। अगला सवाल है, UPS में कम बैकअप होने का कारण क्या है? देखो UPS बैकअप कम दे रहा है तो बैटरी की क्षमता पूरी नहीं है। बैटरी की कैपेसिटी अगर कम है तो UPS कैसे हमें पूरा आउटपुट देगा? वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि UPS का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष क्या है?
यानी जनरल मान से वो ज़्यादा दे रहा है हमें, तो उसका फीडबैक सर्किट जो है ना दोस्तों, उसमें एरर है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। निर्धारित मान की आउटपुट उसको देना चाहिए ना, वो नहीं देने दे रहा। और अगला सवाल है कि यूपीएस फुल लोड पर ही ट्रिप हो रहा है, तो कारण क्या है। यानी भार पूरा है, निर्धारित भार है, तो इसका मतलब है ओवरलोड सेटिंग गलत है। अगर ओवरलोड की सेटिंग प्रॉपर होगी तो यूपीएस फुल लोड पर ट्रिप नहीं होगा। बस दोस्तों यही थे सवाल यूपीएस और इन्वर्टर के। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो हमारा पेड वीडियो कोर्सेज ऐप पर चल रहा है, आप ले सकते हैं।